Hello students, welcome to Abhipedia. I hope you are all doing good. तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारी सीरीज़ लेके आता रहता हूँ। जैसे कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो उस एग्ज़ाम बेस पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, सब टॉपिक्स उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स। तो आज स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोग आरबीआई ग्रेड बी इस एग्ज़ाम को फोकस में रखेंगे, आरबीआई ग्रेड बी को, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक होगा, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से जो सिलेबस बनता है उसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो बनेगा बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। इस पे स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए आज यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए हैं पिछले मंथ्स में जो इवेंट्स वगैरह उसके बेसिस पे, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि एग्ज़ाम है सामने और बहुत सारे, जैसे आपको हो सकता है, जैसे अगर करंट अफेयर्स की बात करें कि आपको लग सकता है कि यार अवार्ड्स कहाँ से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स कहाँ से पढ़नी है, तो मैं उसका भी आपको एक सोल्यूशन जो है क्लास के एंड में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस पे इस क्लास को रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो आप अगर नोट कर कर उसको साथ में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो एक नोटबुक, एक पेन अपने साथ रख लो। अगर आप वैसे ही मेंटली अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं अपनी आज के इस क्लास को, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप अटेम्प्ट कर सको इतना आपको टाइम मैं जरूर दूंगा, जैसे भी आप नोटबुक में अटेम्प्ट कर रहे हो, आप वर्बली अटेम्प्ट कर रहे हो। पहला क्वेश्चन है बुलियन मार्केट के ऊपर, कि जो बुलियन मार्केट है असल में वहां पर क्या होता है। गोल्ड्स आर परचेज एंड सोल्ड, बुक्स आर परचेज एंड सोल्ड, एनिमल्स आर परचेज एंड सोल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली हमारी कंट्री में एक बुलियन एक्सचेंज को बनाया गया। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी आपको पता होगा, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी की तरह गिफ्ट सिटी को बनाया गया, वहां पर है एक बुलियन एक्सचेंज। असल में बुलियन एक्सचेंज में स्टूडेंट्स होता क्या है, बुलियन, आई होप आपने अपना जो आंसर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। बुलियन एक्सचेंज में ना गोल्ड और सिल्वर और जो बाकी प्रीशियस मेटल्स हैं, आप कह सकते हो उनकी खरीदी और बिक्री की जाती है। तो बुलियन एक्सचेंज क्या हुआ, शेयर मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज है, वहां शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। बुलियन एक्सचेंज में गोल्ड सिल्वर बाकी प्रीशियस मेटल्स की बिक्री और खरीदी की जाती है, ठीक है। समझ लेते हैं इसको। अ बुलियन मार्केट इज अ मार्केट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड गोल्ड सिल्वर, और बाकी मैंने आपको बताया जो प्रीशियस मेटल्स वगैरह होते हैं। हमको इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि इंडिया तो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है। हमको तो गोल्ड चाहिए बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हमारी कंट्री में आप कह लो एक प्रॉपर एक्सचेंज की जरूरत थी जहां पर गोल्ड सिल्वर ये सब बेचा खरीदा जाए, और वो अब हमने यहां पर बना दिया, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, आपने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कौन सी कंट्री है जहां पर 70.2%, सोचो 70.2% की इन्फ्लेशन, महंगाई दर नोट की गई थी अगस्त 2022 में। आपको पता होगा हमारी कंट्री में कोशिश की जाती है आरबीआई गवर्नमेंट के द्वारा कि महंगाई ना 4% रहे, ठीक है। पर चलो एग्जैक्ट नंबर तो रह नहीं सकता, तो इसमें ±2 चल जाता है, मतलब 2 से 6% तक अगर महंगाई इंडिया में रहे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 6% अपर लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट 6% को क्रॉस करता है ना, अलार्म बजने लग जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आरबीआई में, वो सारा अपना ध्यान देते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में। यहाँ इन्फ्लेशन कितनी थी, 70%, सोचो। अब जहाँ 70% इन्फ्लेशन है वहाँ कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या ये एक्सपीरियंस किया गया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या श्रीलंका? देखो, एक क्राइसिस, एक फाइनेंशियल क्राइसिस तो पाकिस्तान में भी है, यूएसए में है, पर वो कंट्रोल कर लेंगे। पर श्रीलंका, जहाँ पर महंगाई दर बहुत बढ़ गया, इकोनॉमी क्रैश कर गई, ठीक है, कोलैप्स कर गई इकोनॉमी, वहाँ का ये असल में जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है। आई होप आपने अपने आंसर को अटेम्प्ट किया था, और आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। श्रीलंका इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। श्रीलंका इन्फ्लेशन हिट 70.2% इन अगस्त, समझ रहे हो। तो चीज़ों के दाम ऐसे बढ़े होंगे, जैसे मान लो अगर आज दूध का रेट है, जैसे इंडिया के हिसाब से बताऊं, चलो दूध है मान लो 30 रुपये का आधा लीटर, नेक्स्ट मंथ हो सकता है रेट हो गया हो 40 रुपीज़ पर हाफ लीटर, या 50 रुपीज़ पर हाफ। इस तरह से चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हुए, ठीक है। किसी एक प्रोडक्ट पे ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ दूध पे या पेट्रोल पे आप महंगाई काउंट कर लें। महंगाई होती है बास्केट ऑफ गुड्स, तो बहुत सारी चीजें जो कंज्यूमर खरीदता है उसके बेसिस पे महंगाई को नोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है हमारी कंट्री की, पीएफआरडीए,
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सिंपली जो पेंशन्स की पूरी मार्केट है उसका रेगुलेटर है। इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया के किस शहर में? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली? पीएफआरडीए जो पेंशन्स मार्केट को रेगुलेट करता है, पेंशन्स मार्केट को संभालता है, ठीक है, उसके हेडक्वार्टर्स। तो वैसे तो आपने सुना है फाइनेंशियल बॉडीज के हेडक्वार्टर्स ज़्यादातर होते हैं मुंबई में, बैंक्स वगैरह, आरबीआई सबके मुंबई में, ठीक है, पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे पीएफआरडीए के स्टूडेंट्स आपको जो हेडक्वार्टर्स है वो देखने को मिलेंगे नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, पेंशंस मार्केट का रेगुलेटर है, फाउंड किया गया था 2003 में। जैसे पीएफआरडीए पेंशंस का रेगुलेटर है, आईआरडीआई इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, आरबीआई बैंकिंग का रेगुलेटर है, सेबी शेयर मार्केट का रेगुलेटर, इस तरह से बहुत सारे रेगुलेटर्स हमारी कंट्री में काम करते हैं। रेगुलेटर मतलब जो ध्यान रखे, रूल्स वगैरह बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप साथ के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो और देख रहे हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो उसमें भी नोट कर रहे हो, सही कर रहे हो तो आई होप आप चेक कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक टर्म होती है एफपीओ, ये ना कुछ शेयर से जुड़ी हुई टर्म है, शेयर से। एफपीओ की जो फुल फॉर्म है उसमें ये पी का क्या मतलब है? पेमेंट, पब्लिक, परचेज या पोस्ट? अच्छा क्वेश्चन है। तो एफपीओ में ये जो पी है इसका क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूं, कहीं ना आईपीओ से इंस्पायर्ड है, ठीक है। आईपीओ, अगर अब आपको आईपीओ पता है, जैसे एलआईसी का आईपीओ आया था, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया स्टूडेंट्स। बिल्कुल जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का असल में वो है आईपीओ। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब कोई कंपनी अपना कुछ हिस्सेदारी शेयर मार्केट में बेचती है वो आईपीओ होता है। रिसेंटली एलआईसी ने किया, सरकारी कंपनी भी अपना आईपीओ लाती है, प्राइवेट कंपनी भी अपना आईपीओ लाती है। तो जब पहली बार अपना कुछ हिस्सा बेचा जाए शेयर मार्केट में वो आईपीओ होता है। जब दूसरी, तीसरी, चौथी बार अपना कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में बेचा है उसको बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो पहली होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके बाद फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो पी का तो मतलब पब्लिक ही रह गया, वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, issuance of shares to investors by company listed on stock exchange। पर इनिशियल सबसे पहली बार होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार होती है एफपीओ। मतलब अब अगर एलआईसी अपने और शेयर मार्केट में रिलीज करेगा तो वो आईपीओ नहीं कहलाया जाएगा, वो एफपीओ कहलाया जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज को भी समझ पाए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपने सुना होगा इंडिया में मूवीज वगैरह में होता है कि ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। असल में इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ नहीं होता, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर इंडिया के जो डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो टैक्सेस होते हैं ना इंडिया में वो दो सेक्शंस में या दो डिविजन्स होती है उनकी, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल सबसे अच्छा तो इनकम टैक्स ही हुआ। डायरेक्टली आपकी इनकम में से गवर्नमेंट थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रख लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है जीएसटी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज खरीदी और उस पर थोड़ा जीएसटी टैक्स लगा तो वो सीधे सरकार के पास पहुंच गया। डायरेक्टली नहीं पहुंचता, एक रूट के थ्रू पहुंचता है। आपने तो वो पैसा किसी रेस्टोरेंट में खाने गए तो रेस्टोरेंट का जो ओनर है उसको, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया, किसी दुकान से सामान लिया तो उसमें जो जीएसटी लगा दुकानदार को दे दिया, फिर एक रूट के थ्रू वो पहुंच जाता है सरकार के पास। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस को इंडिया में मैनेज करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंडिया में कौन मैनेज करता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंडिया में मैनेज करता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। यहां बात हो रही है सीबीडीटी के बारे में। तो सीबीडीटी ने रिसेंटली, आज से कुछ हफ्ते पहले, 162nd इनकम टैक्स डे या फिर हिंदी में आयकर दिवस सेलिब्रेट करवाया हमारी कंट्री में। आपसे पूछा जा रहा है किस डेट को होता है इंडिया में इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई? आई होप आपने जो अपना आंसर है उसको अटेम्प्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है 24 जुलाई, 24 जुलाई को होता है आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे, ठीक है। तो इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को हर साल हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वैसे तो देखो, इनकम टैक्स जो था ये एक ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट था, पर बाद में इसको कंट्री में चलने दिया क्योंकि गवर्नमेंट की अर्निंग के लिए इनकम टैक्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। गवर्नमेंट को काफ़ी अर्निंग जो करने को मिलती है वो इनकम टैक्स से मिलती है, ठीक है। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी की गई थी, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियां। बहुत टाइम से इस लिस्ट में एक ही कंपनी नंबर 1 पे, बहुत टाइम से, ठीक है, ऐसा नहीं पहली बार। उसका नाम क्या है? एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट या वॉलमार्ट? आप आपका जो भी आंसर है उसको अटेम्प्ट जरूर करो, ठीक है। फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि फॉर्च्यून ग्लोबल के हिसाब से दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनी में
नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट के ना स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर, जैसे इंडिया में आप बिग बाजार के स्टोर्स देखते हो ना, ऐसे वॉलमार्ट के स्टोर्स है पर पूरी दुनिया में। अब सोचो कितने सारे स्टोर्स है वॉलमार्ट के पास, उन स्टोर्स में कितना सामान है, वो सब वॉलमार्ट के पास, मतलब वॉलमार्ट के अंडर ही वो सारी जो वैल्यूएशन है वो आएगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां रेवेन्यू में, रेवेन्यू मतलब जैसे देखो रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ा फर्क होता है। रेवेन्यू मतलब जब आपने कुछ सामान बेचा तो कितने का बेचा। अब अगर आपने सारे दिन में 500 रुपये का सामान बेचा तो जरूरी तो नहीं 500 प्रॉफिट है, कुछ आपने भी कहीं से खरीदा होगा, तो मे भी आपने 500 का सामान बेचा और 150 रुपये आपका प्रॉफिट है, तो 150 आपका प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू कितना होगा 500। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है वॉलमार्ट, क्योंकि स्टोर्स इतने ज़्यादा है। फिर अमेजॉन, स्टेट ग्रिड, ये चाइना कंपनी, चाइना नेशनल पेट्रोलियम चाइनीज़ कंपनी, सिनोपैक चाइनीज़ कंपनी, सऊदी अरेबिया एक कच्चे तेल की बहुत बड़ी कंपनी है, सऊदी अरामको, सॉरी इसका नाम सऊदी अरेबिया कंपनी है। एप्पल, अब एप्पल हर इंसान तो नहीं एप्पल का प्रोडक्ट खरीद सकता, इसलिए एप्पल यहाँ पे थोड़ा नीचे है। फिर वॉक्सवैगन, फिर चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स और सीवीसी हेल्थ। तो ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनी है फॉर्च्यून ग्लोबल के हिसाब से, ठीक है। आई होप अपने आंसर को आपने अटेम्प्ट किया। एक मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन बनाया, तो इसको ना जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये है एक सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन, उसका आंसर, पर इसके जो अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया ये वाला, ये है एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू। पहले क्वेश्चन है, फिर स्टेटमेंट्स है, और स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ ऑप्शन सही चूज करना है, ठीक है। पूछा गया इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट, डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी को लेकर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? जैसे अगर किसी कंट्री की करेंसी दुनिया की बड़ी करेंसी डॉलर पाउंड के मुकाबले गिर रही है तो वो होगी डेप्रीसिएशन करेंसी। अगर कोई करेंसी किसी कंट्री की दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले ऊपर जा रही है तो वो बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जैसे पिछले कुछ महीने से डॉलर के मुकाबले रुपी नीचे आ रहा है तो बोलेंगे रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, पहली स्टेटमेंट, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक गलती है, दुनिया में कोई फिक्स रेट एक्सचेंज सिस्टम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि $1 पे इतने रुपये आएंगे, वो चेंज होता रहता है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम होता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कैन बूस्ट कंट्रीज एक्सपोर्ट, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे आज से कुछ टाइम पहले $1 में जो रुपये आते थे वो 77 थे, आज $1 में जो रुपये आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 82 के आसपास है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो जब कोई इंसान बाहर बैठा वो इंडिया से कुछ मंगवा रहा है, तो आज से कुछ टाइम पहले जब वो, जैसे मान लो वो इंडिया से टॉफीज मंगवाता था, कुछ टाइम पहले जब वो $1 अपनी जेब से निकालता था और उसको 77 रुपये में खर्च करता था, और एक टॉफी उसको ₹1 की पड़ती थी, तो वो 77 टॉफीज इंडिया से खरीद लेता था। आज जब वो सेम चीज करता है तो वो 82 टॉफीज खरीदता है उतने ही पैसे में, तो उसके लिए इंडिया का सामान सस्ता हो रहा है तो वो ज्यादा मंगवाएगा, तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मान लो इंडिया को $1 का क्रूड ऑयल मंगवाना है, हम बाहर से मंगवाते हैं क्रूड ऑयल, आज से कुछ महीने पहले $1 का क्रूड ऑयल मंगवाने के लिए जो हमको पैसा खर्च करना पड़ता था वो था 77 रुपीज, क्योंकि 77 रुपीज से $1 आता था, फिर $1 से क्रूड ऑयल आता था। आज जब हमको $1 का क्रूड ऑयल मंगवाना है उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है 82 रुपीज, क्योंकि 82 रुपीज से $1 आता है, और फिर उस $1 से हमारा $1 के मुकाबले जितना भी क्रूड ऑयल है वो आ जाता है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है, आई होप आपने इसका जो समझा इस क्वेश्चन को, इसको अटेम्प्ट किया, सही आंसर है 2 और 3 ओनली। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, क्योंकि आपसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, अगर दुनिया की बड़ी करेंसीज के मुकाबले डॉलर, पाउंड, येन, इन सब के, यूरोज के मुकाबले अगर कोई करेंसी ऊपर जा रही है तो वो एप्रिशिएट कर रही है, इनके मुकाबले कोई करेंसी नीचे आ रही है तो वो डेप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप का, रुपी की डेप्रिसिएशन किस किस केस में बढ़ेगी, रुपी और ज्यादा कब गिरेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, कॉस्ट ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। देखो ये बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर डॉलर के मुकाबले रुपी में गिरावट आई उससे क्या क्या चीज बढ़ जाएगी। इंपोर्ट्स तो महंगे हो जाएंगे, हमने अभी देखा। अगर हमने बाहर से कुछ लोन वगैरह लिए हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। क्यों? मान लो हमने लोन तब लिया जब डॉलर रुपी 77 चल रहा था, अब वापस करना है तो डॉलर रुपी 82 पे आ गया है, तो अगर आपने 770 रुपीज लिए थे लोन में, उधारी ली थी आपने, आज आपको 820 वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने क्या किया था, मान लो आपने $10
उधार लिए बाहर से, तो $10 उधार जब लिए थे तब तो आपको 770 रुपीज़ मिले, पर आज जब $10 वापस करने तो वो रुपी चेंज हो चुका है। आज आपको 820 रुपीज़ इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब $10 खरीदोगे, तब जाके वापस करोगे, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि जैसे आप दुनिया से मंगवा ज़्यादा लो, बेचो कम, ठीक है, इसमें भी हमको नुकसान देखने को मिलेगा। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जैसे पूरे साल में खर्चा ज़्यादा हो जाए और कमाई कम हो, इसमें भी हमको नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है वो है 1 and 2 ओनली। अगर डॉलर के मुकाबले रुपी नीचे गया तो उससे हमारे कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, जो बाहर से लोन लिया वो भी महंगा हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डायरेक्टली तो नहीं पड़ेगा, इस वजह से इसने इन दो ऑप्शंस को यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। करेंसी डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब दुनिया की बड़ी करेंसीज के मुकाबले अगर कोई पर्टिकुलर करेंसी नीचे आए तो उसको बोलते हैं करेंसी की डेप्रिसिएशन। पहली 6 मेंबर्स एमपीसी की मीटिंग, तो एमपीसी क्या करता है आज के टाइम पे, आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं ये इनको कम ज़्यादा करता रहता है। एमपीसी इनको कम ज़्यादा क्यों करता रहता है, ताकि कंट्री की ग्रोथ और इन्फ्लेशन संभाली जा सके, ठीक है। ये एमपीसी का मेन रोल है। एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं। आरबीआई वाले जो 3 लोग हैं उसमें गवर्नर आरबीआई के जो भी शक्तिकांत दास है वो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ये लोग ऑलमोस्ट हर 2 महीने के बाद मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या रेपो रेट्स चेंज तो नहीं करने, कंट्री में ग्रोथ या इन्फ्लेशन को सिचुएशन हैंडल तो नहीं करनी, ठीक है। पर पहली बार एमपीसी की मीटिंग किस साल में बैठी थी, 2016, 2014, 2012, 2018। तो पहली बार ये मीटिंग हुई थी 2016 में, 2016 में एमपीसी की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है। आई होप आप इस चीज को यहां समझ पाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इनका रिस्पॉन्सिबल है कि इंडिया के इंटरेस्ट रेट, वही जो रेपो रेट, बस रेपो, ये सब जो होते हैं उनको सेट करते रहना। इनको ना वैसे तो क्योंकि हर 2 महीने बाद मिलते हैं तो साल में 6 बार मिल लेते हैं, पर मिनिमम 4 बार तो मिलना ही मिलना है, कोई प्रॉब्लम भी होगी तो भी 4 बार मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। और लिखा कहीं पहली बार कब बैठे थे, चलो यहाँ नहीं लिखा, पहली बार 2016, ये लिखा 2016 में पहली बार एमपीसी की मीटिंग हुई थी, ठीक है। ठीक है, आज का शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा। आई होप आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट वगैरह कर रहे हो अपने हिसाब से। क्वेश्चन है, वो कौन सा ईयर है जिस साल में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके बेसिस पे आपका गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे सब चलते हैं, यूपीआई को इंडिया में लॉन्च किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, किस साल में। तो आज हमारे फोन में मल्टीपल एप्स में यूपीआई चलता है, पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूपीआई किस साल में लॉन्च हुआ था, 15, 16, 17 या 18। तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में यूपीआई लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2016। सोचो आज से ऑलमोस्ट 6 साल पुराना प्रोडक्ट है, पर आज सब इंडियन जिनके पास स्मार्टफोन है वो यूपीआई यूज कर रहे हैं। और ऐसा मत सोचना जब आप गूगल पे, फोन पे कर रहे हो तो गूगल ने कुछ बनाया, प्लेटफॉर्म वो इंडिया का यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूपीआई है, बस गूगल आपको ऐप वगैरह ही प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट का सिस्टम है, ठीक है। ओनर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फर्म है। 2016 में उन्होंने यूपीआई को लॉन्च किया था। इन्होंने जैसे फास्टैग होता है ना, जो वो भी इन्होंने बनाया, जिसके थ्रू वो टोल्स वगैरह काटे जाते, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप जो हमने यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस किया, आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस वगैरह इंटरेस्टिंग लगे। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। बहुत बार ना एग्जाम की प्रिपरेशन में जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स रह जाते हैं ना, ये आपको बहुत तंग करते हैं। और ना इनको प्रिपेयर करने का कोई एक आसान तरीका भी लगता है। आपको लगता है कि हमेशा बस एक कोर्स मिलेगा बहुत बड़ा, उस कोर्स को पढ़ो, उसमें कहाँ कौन सा सब टॉपिक है, बहुत कई बार प्रॉब्लम होती है। इसको सॉल्व करने के लिए अभी पीडीएन स्टूडेंट्स ने एक चीज़ लॉन्च करी है जिसको बोलते हैं माइक्रोवर्स, ठीक है। माइक्रोवर्स में ना आपको माइक्रो कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक उसके ऊपर बेस्ड है। वैसे तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर आप इस लिंक पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप पहुंचोगे इस वेबसाइट के इस पेज पे। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, असल में जो माइक्रोवर्स है, माइक्रो कोर्सेज, जैसे अगर हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को ही फोकस में रखें तो यहाँ जो माइक्रो कोर्सेज है करंट जीके के, ठीक है, उनको यहाँ पर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर, पेंशन, इंश्योरेंस, अवार्ड्स, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ओरिएंटेड है।
चलो जैसे हमने आज यहाँ पर जैसे आज हमने यहाँ पर क्या कर लिया, आज हमने यहाँ पर बैंकिंग कर लिया, ठीक है। आपने मान लो किसी दिन आपको लगा कि आपने इंडियन इकॉनमी करनी है, ठीक है। मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपने ना स्टेट्स अपडेट पढ़ तो लिया है, पर उसमें अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर चलो बैंकिंग, आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया, आपको लगता है आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करो, आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस पे क्लिक करो। अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि अगर आपको लगता है आपने सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है, जितना सिलेबस करना था कर लिया, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एमसीक्यू का कोर्स है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हो। इस माइक्रो कोर्सेज में, माइक्रो वर्स में स्टूडेंट्स 10 रुपीज़ से जो कोर्सेज उनको शुरू किया जा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप ना बहुत स्पेसिफिकली वो चीज़ ले पाओगे, वो चीज़ पढ़ पाओगे जो इसकी आपको भी एग्जैक्ट ज़रूरत है। तो अगर आपको भी अवार्ड्स पे काम करना है तो आप अवार्ड्स में जाओ। अगर आपको लगता है अवार्ड्स में आपने न्यूज़ भी करनी है और उसके क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आप दोनों पे क्लिक करो। अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में आपने पढ़ तो लिया पर अब आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो आप सिंपली एमसीक्यूज पे क्लिक करो। इस तरह से सुन से जो माइक्रोवर्स है, जो माइक्रो कोर्सेज है, आपकी तैयारी में जहाँ जहाँ जो कमी आ रही है, जो आपने खुद ढूंढ ली है, कई बार क्या होता है आपको खुद को पता लग जाता है कि ये चीज़ वीक है, उसको पढ़ने के लिए, उस पर काम करने के लिए जो माइक्रोवर्स है, माइक्रो कोर्सेज है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स मैं आपको जो ये कंसेप्ट था इसको ठीक से समझा सका। आई होप आप इसको यूज़ करोगे और जो भी आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको यहाँ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, आपको कोई डाउट हो आज की क्वेश्चन में, वैसे कोई डाउट हो, आप कमेंट करके अपने डाउट को जरूर पूछ सकते, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।